बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं आमिर रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जावेद चौधरी साहब के कॉलम से जो उन्होंने 28 और 29 तारीख को तहरीर किया जनवरी 2023 में, जिसके अंदर उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान की किरदार कुशी करने की कोशिश की और जिसके अंदर बताया उन्होंने कि किस तरह इमरान खान एक बावला इंसान है जिसे कोई समझ बूझ नहीं है और वो तुम हाथ परस्त आदमी है जिसे किसी भी साइड पे उंगली पकड़ के लगाया जा सकता है, और एक मामूली सा आदमी है जिसकी अपनी कोई सोच समझ नहीं, जो सिर्फ ज़िंदगी गुजार है अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं ख्वाबों के सहारे। मैं जावेद चौधरी साहब से अर्ज़ करना चाहूँगा और उन्हें बताना चाहूँगा कि आप लोग हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं पीटीआई पे कि पीटीआई के लोग बहुत ज़्यादा लाइन क्रॉस करते हैं और बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, चार दीवारी का लिहाज नहीं करते अपनी बातों के अंदर। तो जावेद चौधरी साहब, आपका ये कॉलम अगर इस जो शुगर कोटिंग करके आपने बात करने की कोशिश की है, जो इल्ज़ामात आपने ऐसी खतून के बारे में लगाए हैं जो अपने घर के अंदर बैठी है, चार दीवारी के अंदर बैठी है, आपने उसकी करैक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की है। जिस तरह के आपने लोडेड क्वेश्चंस करके और अपने मतलब के जवाबात बकौल आपके कि आपने ओन चौधरी साहब से नाश्ते पे मुलाकात की, इंटरव्यू किया और उसमें आपको ये आंसर्स मिले, तो कोई भी पढ़ने लिखने वाला शख्स ये जान सकता है कि आपके सवालात का मकसद क्या था। ये खुल्लम खुल्ला एक करैक्टर असैसिनेशन है उस सूरत की जो घर के अंदर बैठी हुई है। अगर हम इस तरह की बात किसी एक्स नून लीग के वर्कर को लेके, एक्स नून लीग के किसी भी रहनुमा को लेके जो नाराज़ हो पार्टी से, उसके नाम पे कॉलम लिख दें और मरियम साहिबा की और कैप्टन सफदर साहिबा की शादी के हवाले से कि उनकी शादी किस तरह हुई, किसने करवाई, क्यों करवाई, किन हालात में करवाई और फिर इसे कबूलियत कैसे मिली, तो ये बात कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी। तो जावेद चौधरी साहब, क्योंकि इमरान खान के किसी भी सियासी बयानी का मुकाबला नून लीग या किसी पार्टी के पास नहीं, आप वाज़ेह लाइन ले चुके हैं कि आपने अपनी सहाफ़त का मरकज़ नून लीग का बयानिया बनाने में और नून लीग की लाइन लेके चलना है। तो बराए मेहरबानी आपने अगर वही 80s वाली और 90s वाली सियासत करनी है कि जिस तरह नून लीग पहले करती थी कि बेनज़ीर की तस्वीर फेंकना और क्या क्या अलकाबात उन्हें नहीं दिए गए, इस चीज़ की शुरुआत बहुत पहले नून लीग कर चुकी थी और दोबारा आप इसे मुहज़्ज़ब बना के मुहज़्ज़ब शक्ल दे के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी ये खेल ना खेला जाए तो बेहतर है। तो बात करते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा वापस आ चुकी हैं। मरियम नवाज़ साहिबा वापस आके क्या करेंगी? क्या वो इमरान खान की इस बढ़ती हुई मकबूलियत को कम कर सकती हैं? ऐसा क्या करेंगी कि इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी ना ले नेक्स्ट इलेक्शन में? ऐसा क्या कर सकती हैं कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत कम हो जाए और नून लीग की गिरती हुई साख को बचा सकें? बादी नज़र में ये करना मुमकिन नहीं लगता। उसकी चंद वजूहात है कि जो कुछ नून लीग की पार्टी के अंदर हो रहा है, क्योंकि उनके बहुत सारे पार्टी रहनुमा पार्टी की पॉलिसीज़ के साथ पार्टी के अंदर होने वाली तब्दीलियाँ और पोस्टिंग्स के ऊपर रिजर्वेशंस रखते हैं, जो कि वजह है क्योंकि नून लीग एक मारूसी पार्टी बन चुकी है। बाप के बाद बेटी के बाद माशाल्लाह उनका खुद एक बेटा है, वो तैयार हो रहा है इस चीज़ के लिए। तो खान साहब को नेक्स्ट इलेक्शन में कोई हरा नहीं सकता अनलेस कि खान साहब कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना करें, कोई बहुत बड़ी इस तरह की मिस्टेक ना कर दें जिससे सारा बना बनाया खेल उनका ख़राब हो जाए। पीडीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मकबूलियत को काउंटर करने के लिए उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़े मंजूर किए और उसके बाद फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया। उन्हें लगता है कि ये सब कुछ करके वो इमरान खान का और पीटीआई का बयानिया ख़त्म कर सकते हैं, उनकी मकबूलियत पर असरअंदाज हो सकते हैं। या फिर एक और चीज़ है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अब किसी भी तरह पीटीआई के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी और एक मामूली सी बात के ऊपर जो बारहा नून लीग और दूसरे लोगों से इलेक्शन कमीशन के बारे में सुनने में आती है, एक मामूली सी बात पे इस तरह गिरफ़्तारी करना और जिस अंदाज में गिरफ़्तारी की गई उसकी मज़म्मत तो सभी कर रहे हैं, लेकिन ये गिरफ़्तारी होने के पीछे जो असल महरुकात हैं वो देखने की ज़रूरत है कि क्यों
इतनी मामूली सी चीज़ पे इतनी बड़ी गिरफ्तारी की गई। तो मैं इसमें हरगिज़ सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब का जो बयान था वो उन्हें बयान नहीं देना चाहिए था। किसी की भी फैमिली, किसी के भी बच्चे उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारे इदारों का फ़र्ज़ बनता है, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो भी इदारे हैं वो काबिल एहतराम इदारे हैं। तो किसी के भी बच्चों के ऊपर, किसी के भी ख़ानदान के घर के ऊपर बात करना हरगिज़ मुनासिब नहीं और इसकी कतन कोई सपोर्ट नहीं की जा सकती। लेकिन जितनी बात हो उतना रिएक्शन आना चाहिए। जिस तरह की बात की गई कि फवाद चौधरी साहब उकसा रहे हैं, उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए, तो जस्ट हीट ऑफ द मोमेंट एक वो बात कर रहे थे और उनका कोई लहजा भी इतना बुरा ख़राब नहीं था जिससे लगता है ये धमकी दे रहे हैं। वो एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है, वो किसी की ज़बान से निकल सकता है और उसके ऊपर आप इस तरह FIR काट के कि इस्लामाबाद में FIR काटी गई और लाहौर से आप बंदे को अरेस्ट कर रहे हैं और उसे मुंह के ऊपर कपड़ा चढ़ा के और एक दहशतगर्द प्रिटेंड कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द हमने पकड़ लिया जैसे। तो उतना ही एक्शन होना चाहिए जितनी गलती है, ना कि उसे इस तरह बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाए और बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाए। तो इसके पीछे यही लगता है कि अभी एस्टेब्लिशमेंट ने शायद ये फैसला कर लिया कि PTI की कोई कबूलियत नहीं है। PTI छोटी सी छोटी गलती भी होगी तो उसका रिएक्शन इस तरह का आएगा। कौमी असम्बली के अंदर सिंध की नुमाइंदगी, कराची की नुमाइंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद KPK की नुमाइंदगी और क्वेटा की नुमाइंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है क्योंकि ये लोग इस्तीफ़े मंजूर कर चुके हैं और अभी इन इलाकों की नुमाइंदगी हमें पार्लियामेंट में देखने को नहीं मिल रही। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बाद ये भी सुनने को आ रहा है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का ये ख्याल है और उनका ये मानना है कि अगर वो इस तरह ऐसा करते हैं तो अगर अरेस्ट होते हैं इमरान खान तो इनकी मकबूलियत में और इजाफा होगा, जिसमें कोई शक नहीं है कि अगर इन्हें गिरफ्तार करते हैं तो ये इलेक्शन टोटली वन साइडेड हो जाएगा और PTI की तरफ टिल्ट हो जाएगा पूरे का पूरा इलेक्शन ही। तो आसिफ अली जरदारी साहब इसके लिए कुछ और हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इन्हें नाअहल करवा दिया जाए। और जैसा कि एक इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब के कि उनकी असैसिनेशन के लिए कुछ दहशतगर्दों को पैसे दे दिए गए हैं और कुछ ऐसा किया गया है, तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को भी सीरियसली लेना चाहिए। हो सकता है कि इमरान खान से मिसकैलकुलेशन हुई हो, जरदारी साहब ना हों, शायद कोई और बीच में ऐसी कुव्वतें हों जो इन्हें हटाना चाह रही हो। जैसे राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि गैर मुल्की की कुव्वतें जो हैं वो इमरान खान को हटाना चाह रही हैं, तो इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। इसी तरह के खदशात का इजहार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी किया था कि मेरी जान को ख़तरा है और अगर मुझे कुछ होगा तो उसके ज़िम्मेदार मुशर्रफ साहब होंगे। तो हमें इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि हमारी मुल्क की तारीख़ के अंदर ये कोई पहली दफ़ा नहीं कि किसी ने ये कहा हो कि मुझे जान का ख़तरा है और बाद में उसके साथ ऐसा वाक़या पेश ना हो गया। अभी रिसेंटली मिसाल अरशद शरीफ साहब के जो कहते रहे कि मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन हमारी इदारे, हमारे लोग ये मानने को तैयार नहीं थे अनलेस कि उन्हें कत्ल नहीं कर दिया गया। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ को हमारे इदारों को सीरियसली लेना चाहिए, इमरान खान के पास जाना चाहिए और उनकी जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है उन्हें दूर करना चाहिए। सियासत के अंदर मुखालफत होनी चाहिए, सियासी इख्तलाफात होने चाहिए, सियासी इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन ये कत्ल व गारत किसी भी तरह हमारे माशरे में काबिल कबूल नहीं और ना ही हम अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ को। PDM के 3 बड़े लोग शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी साहब की एक मीटिंग हुई है जिसके अंदर ये नज़र आ रहा है कि वो फैसला कर चुके हैं कि KPK और पंजाब के अंदर वो अभी इलेक्शन नहीं करवा सकते, अभी इलेक्शन में सूट नहीं करता क्योंकि जिस तरह अभी हालात चल रहे हैं और जिस तरह एक महंगाई का तूफ़ान आ चुका है पाकिस्तान में। ऑलरेडी पेट्रोल की प्राइस 249 रुपीज़ कर दी गई है और इसके अलावा बाकी जो डॉलर अभी कंट्रोल से बाहर हो चुका है। तो इन सारे हालात के अंदर कभी भी इलेक्शन सूट नहीं करता और ये इलेक्शन में नहीं जाना चाह रही, तो इसका कुछ भी बहाना करें। अभी बहाना कर रहे हैं कि मरदमशुमारी का, कि मरदमशुमारी नहीं हुई, जब तक मरदमशुमारी नहीं होगी और उसके मुताबिक नई हल्का बंदियाँ नहीं होंगी तो इलेक्शन नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में पहले भी ऐसा हो चुका है कि 83 के अंदर जो मरदमशुमारी हुई थी उसी की बिना पे हमारे अगले 5 इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे। इसी तरह 1998 के अंदर जो मरदमशुमारी हुई उसी की बिना पर 2013 तक इलेक्शंस होते रहे।
تو ابھی 2017 کے اندر جو مردم شماری کی گئی ہے تو اس کو بیس بنا کے نئی حلقہ بندیاں کی جا سکتی ہیں اور اسی کی بیس پہ الیکشن کروائے جا سکتے ہیں. تو اگر کوئی بھی غیر آئینی اقدام کرنے کی کوشش کی گئی تو کبھی امکان نہیں کہ سپریم کورٹ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرے گا, اس غیر آئینی عمل کی مخالفت کرے گا. اور اس کے علاوہ یہ جواز بنایا جا سکتا ہے ان پارٹیز کی طرف سے کہ ملک کے اندر حالات سازگار نہیں ہیں, ملک میں موجودہ جو صورتحال ہے وہ انتہائی دیگرگوں ہیں, حالات بہت خراب ہیں. تو یہ حالات 2013 سے زیادہ خراب نہیں. جب 2013 میں الیکشن ہو سکتے تھے تو ابھی کیوں نہیں. ایک اور چیز جو نئی ڈیولپمنٹ شروع ہوئی اور نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے نون لیگ کی طرف سے, وہ یہ کہ دوبارہ فوج مخالف, اسٹیبلشمنٹ مخالف لائن لی جائے اور کچھ ایسا کہا جائے, کچھ ایسا کیا جائے کہ فوج دوبارہ انٹرفیئر کرے اور فوج ہٹائے, تاکہ یہ پھر دوبارہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کے عوام میں جا سکے, جو بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے. آئی ایم ایف کا وفد 9 فروری کو پاکستان میں آ رہا ہے, تو اس سے پہلے پاکستان کو اس کی کچھ شرائط پوری کرنا ہوں گی, جو کہ انتہائی سخت شرائط, جن شرائط کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتا ہوا ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ کس طرح ڈالر کی قیمت میں انتہائی اضافہ کر دیا گیا, اور اسی طرح پیٹرولیم کی مصنوعات پہ اس قدر 35 روپے سے 40 روپے تک اضافہ کیا گیا. ڈار صاحب فرما رہے تھے کہ 11% پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے عالمی مارکیٹ میں, جبکہ یہ اضافہ صرف $2 سے $4 تک تھا. یہ غلط بیانی کی انہوں نے آ کے, اور ذخیرہ اندوزوں کے پریشر میں آ کے جس طرح انہوں نے قیمتیں بڑھائیں, یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ قیمتیں 1 تاریخ تک جاتی اور 1 تاریخ کو بڑھتی, لیکن انہوں نے ان کے پریشر میں آ کے جنہوں نے ذخیرہ کیا, جنہیں معلوم تھا کہ مارکیٹ میں ایک افواہ تھی کہ ابھی پیٹرول کی پرائسز بڑھیں گی, پیٹرول دینا بند کر دیا گیا پنجاب کے مختلف اضلاع کے اندر, اور انہوں نے پیٹرول سٹاک کیا. بجائے یہ ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن کیا جائے اور عوام کو پیٹرول مہیا کیا جائے. اور فوری طور پہ جیسے ہی خبریں میڈیا پہ چلنا شروع ہوئیں, انہوں نے فوری طور پہ یہ اعلان کیا کہ ہم 35 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا رہے ہیں. پیٹرول کی قیمتوں کے بڑھنے کے بعد اور ڈالر کی اس طرح قیمت بڑھنے کے بعد جو مہنگائی کا ایک طوفان آنے والا ہے, ابھی بجلی کے یونٹس کے اوپر 7 روپے سے 17 روپے تک بڑھاوے کی آوازیں آ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس قدر پر یونٹ اضافہ کیا جائے. اس طرح گیس پرائسز کے اندر بھی بہت زیادہ اضافہ کیا جائے گا. اس سے ہوگا یہ کہ جو عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہی ہے, مزید پستی چلی جائے گی. میرے خیال میں اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کو اور حکومتی جماعت اسپیشلی اور حکومت میں لانے والوں کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو کچھ ہوا, جو کچھ کیا گیا وہ ایک غلط فیصلہ تھا. جب تک آپ اپنی غلطی تسلیم نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. قوم کو یہ بتایا جائے کہ یہ غلط کام ہوا اور اسے انڈو کرنے کی کوشش کی جائے. وہ صرف اور صرف ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر ہم جلد از جلد الیکشن کی طرف جائیں, ایک مقبول حکومت آئے جو یہ فیصلے لے, جو ملک میں استحکام پیدا کرے, کیونکہ ملک کے اندر کوئی کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. جب تک ملک کے اندر استحکام پیدا نہیں ہوگا ملک کے اندر نظم نظر نہیں آئے گا. جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے تو لگتا یہ ہے کہ عوام اس قدر مجبور ہو جائے گی کہ بالآخر انہیں روڈز پہ نکلنا پڑے گا, سڑکیں بلاک کرنی پڑیں گی, وہی سب کچھ توڑ پھوڑ سب کچھ ہوگا, انارکی کی طرف ملک چلا جائے گا. تو اس سب سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ جلد از جلد الیکشن کا انعقاد کا فیصلہ کیا جائے اور ڈیٹس دی جائیں, تاکہ عوام کو معلوم ہوگی کچھ عرصے بعد ہماری ایک نئی قیادت جو ہماری چنی ہوئی قیادت ہوگی وہ آئے گی اور یہ ملک سنبھالے گی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.